वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। छोटी ईद बड़ी खुशियां जारी हैं और हम आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं, आपको मिलवा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर शैला थी और हस्बैंड वाइफ थे। अब हमें जो ज्वाइन करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और आप उनको हमेशा देखते भी रहते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है जी टेलीविज़न से मुंसलिक और एक नाम है जी हम देखते हैं मेडिकल फील्ड से मुंसलिक। लोगों की खिदमत हमेशा ये लोग करते रहते हैं, काम करने का जज्बा लिए हमारे ये मेहमान हमें लोगों के लिए हमेशा पेश नजर आते हैं। और आज जब हमने इतने स्पेशल लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, तो आज आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए भी ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सो अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन में करा देती हूँ जी। मुनीज़ा हाशमी साहबा ने ज्वाइन किया है, टेलीविजन प्रोड्यूसर है, एक बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ प्रोड्यूसर बल्कि हमने इन्हें टेलीविजन में हर शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम देते देखा है। और इसके साथ साथ माहिर नफ्सियात हैं अली मदी हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। सबसे पहले मुनीज़ा हाशमी साहिबा से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ईद का आज दूसरा दिन है, कैसे गुजारा ईद का पहला दिन और कैसे गुजरती है ईद, क्या स्पेशल होता है ईद के दिन? अब इस उम्र में तो ईद जो है बस गुजारनी होती है। अच्छा। लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ एक सालों से एक फैमिली ब्रंच होता है। गेट पहले तो जाहिर है सब नमाज पढ़ते हैं, कोविड में तो हम लोग सब घर पे ही पढ़ रहे थे। ये लोग जाते हैं, ज़ाहिर मर्द अपनी हजरात वहाँ जाते हैं, हम ख़वातीन घर पे पढ़ती हैं। उसके बाद फिर सलीमा मेरी हमशीरा के घर एक हमारा एक ब्रंच होता है, इसमें हलवा पूरी चने कतलम में सब कुछ जो पेट खराब करने वाले भी होते हैं। बस हम दोनों फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, ईदियाँ बढ़ती हैं वगैरह वगैरह। तो वो एक बहुत मज़े का समा होता है। सही। और उसके बाद फिर ज़ाहिर नींद आती है क्योंकि इतना खा लो तो नींद आती है। तो फिर उसके बाद शाम को कोई ना कोई आता रहता है जाता रहता है, क्योंकि अब तो हमारा कहीं अब हमें लोग मिलने आते, पहले हम जाया करते थे लेकिन अब शुक्र है अब वी आर नाउ सीनियर पीपल, तो अब हमें मिलने आते हैं। बिल्कुल, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। डॉक्टर साहब, कैसे ईद के दिन का आगाज़ किया, क्या मसरूफियात रहती है? बस आपको पता ही है ना, रमज़ान के बाद तो सबसे बड़ी तो सेलिब्रेशन होती है कि रोज़े ख़त्म हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से सब कुछ गुजर गया है। नमाज होती है, उसके बाद ब्रंच हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मेरा क्योंकि काम ऐसा है, क्योंकि फ़ोन कॉलें और वो मरीज़ों की जो जो मामलात होते हैं वो सब डॉक्टर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। उसमें ये होता है थोड़ा सा ईद में प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि इतने ईद मुबारक के मैसेज आ रहे होते हैं कि खतरा होता है कि मरीज के मैसेज गुम हो जाएंगे। फिर लोग नाराज होते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतने दर्जनों मैसेज आ रहे होते हैं। ईद कार्ड वाला दौर बहुत अच्छा था, आप इतने मसरूफ नहीं रहते थे। अभी फैमिली गेट टुगेदर में भी सारे ईद मुबारक के रिप्लाई कर रहे होते हैं कि अच्छा सुबह से इतने लोगों के मैसेज आए। तो वो ईद कार्ड वाला दौर आप याद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप देखें ना, एक तरह से लेकिन आसानी भी हो गई है कि पूरी दुनिया में आप लोगों को फौरी तौर पर रीच भी कर सकते हैं। ना सिर्फ उनको आप मुबारकबाद भेज सकते हैं, अपनी वीडियो भेज सकते हैं, अपनी आवाज़ भी भेज सकते हैं। तो एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात है, तरक्की हुई है और हम लोग आपस में एक दूसरे के करीब आ गए, पूरी दुनिया के लोग करीब आ गए। लेकिन वो पुराने ज़माने में एक थोड़ी आसान ज़िंदगी थी, इतनी मसरूफियत नहीं थी, थोड़ा सा सिंपल टाइम था, तो वो आसानी उस वक्त भी थी। सही। मुनीज़ा हाशमी साहिबा, आप ईद की तैयारी कैसे करते हैं? वो कपड़े खरीदना, चूड़ियाँ, वो जो हम सब अभी ईद को एक स्पेशल तरीके से, अभी भी ईद की शॉपिंग उतने शौक से करती हैं? नहीं, वो शॉपिंग वगैरह तो नहीं, माशाल्लाह जब घर में बहुएं हों तो वो आपकी शॉपिंग करती हैं। और उसके बाद लेकिन ये ज़रूर माशाल्लाह, क्योंकि मेरे घर में 2 पोतियाँ हैं, जो अब एक 19 साल की होने को जा रही है, एक 17 साल की। तो उन्हें रात को शौक आता है कि चलें दादी लेट्स गो एंड हैव मेहंदी डन। तो पिछले साल भी मुझे याद है, हम फिर मेहंदी लगवाने हैं मॉडल टाउन में, हमारे में पार्क में बड़ी रौनक होती है। तो इनकी ड्यूटी होती है, ये ड्राइव करते हैं। सही। और ये हम खवातीन जाती हैं। इतनी यंग, इतनी खूबसूरत दादी हो तो और क्या चाहिए। तो फिर वो इस वक्त हो रहा होता है कि दादी, ओ दादी योर्स इज नॉट सो गुड, माइन इज मच बेटर। एक ये चल रहा होता है। एक वो शाम को ज़रा सा एक हंगामा होता है। इस साल देखते हैं मैं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन बच्चे आई एम श्योर ज़रूर जाएंगी, वो उनका होता है। बाकी तो ये है बेटा, अब ज़ाहिर एक तो इतनी गर्मी है, इसमें फिर इतना सजना सजाना नहीं होता, कॉटन तो वो बस अपना ही है, लड़के अपना कपड़े खरीदारी में चूज ही नहीं होती, जो कोई ले आए पसंद कर लेती है। मेरे पास कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने दिया हुआ होता है, वो पड़ा होता है, उसी को निकाल के सिलवा लिया नया, क्योंकि नया जोड़ा जरूरी है। ईद पे तो जरूरी है, नया जोड़ा जरूरी है। तो नया जोड़ा निकालना सिलवाना हो जाता है। अगर बच्चियाँ ला देती हैं थैंक यू सो मच, तो फिर वही
बल्कि मतलब बड़ी बहू इनकी जो बेगम है वो तो सिलवा के देती है, तो वो आसान हो जाता है। बस अम्मी आपके लिए जोड़ा है, थैंक यू सो मच, वो पहन लिए। सही, ये वाकई रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अपनी ईद की शॉपिंग फैमिली की साथ करने जाते हैं या बेगम के ही काम है सारे वो? मैं असल में सबसे ज़रूरी चीज़ शॉपिंग के बारे में करता हूँ जो कि बिल होता है शॉपिंग का। तो मैंने कहा है कि शॉपिंग आप ड्राइवर ले जाएं, शॉपिंग आप कर लें, बिल मुझे दे दीजिएगा, तो वो मेरे लिए आसानी हो जाती है। फिर आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का दौर आ चुका हुआ है, मेरे बच्चों को एक्चुअली ज़्यादा उसका शौक है। ये यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उस तरह की, तो और मेरी बेगम को भी बहुत ज़्यादा यानी बाज़ारों में इस तरह से नहीं है, लेकिन ईद पे तो जाती हैं अपनी कज़न्स के साथ उसने जाके कोई कपड़े वपड़े देखने, कोई मेहंदी वेंदी लगवाने, इस तरह करके। लेकिन मैं जब हमारी नई शादी हुई थी 20-25 साल पहले, तो उन्होंने कोशिश की थी कि मैं भी साथ जाया करूं, लेकिन फिर मैंने कहा जी ये मेरे पास की बात नहीं है, आप मुझे पैसे दे लिया करें मेरे से और आप जो मर्जी खरीद लिया करें। बहुत चोर है शॉपिंग का, बहुत चोर है। बाहर भी जब ये रहे 15-20 साल रह के आए वहाँ से नहीं जाता नहीं, लेकिन बेगम की मुश्किल आसान हो जाती होगी जब बिल सारा हो जाता है, तो फिर क्या मुश्किल हुई? बस फिर तो असल में है ना, बात ये है कि अगर दुकान में जाके कुछ खरीदने का मामला हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन दुकान में यहाँ फिर वहाँ फिर ये भी देख लें, ये भी देख लें, जो खरीदना खरीदे और चले। वैसे तो ना जाके एक चीज उठा के तो नहीं ले आते शॉपिंग के लिए, आपको और जनाना नुक्ता नजर का बुनियादी सा फर्क है। तो मेरा होता है कि जी आप कर ले, मैं या तो यहाँ बैठ जाता हूँ गाड़ी में या घर ही बैठ जाता हूँ। लेकिन ये मजा तो इसी बात का ऐसे शॉपिंग का मजा भी नहीं आता कि आप एक जगह पे गए और शॉपिंग करके वापस आ गए। आपको चीजें देख के लेनी पड़ती हैं, और फिर आजकल जो हालात हैं, महंगाई भी इतनी है, आपको हर चीज देख के खरीदनी पड़ती है। नहीं, फिर मैचिंग, फिर ये आज सुबह आप बात कर रहे हैं तो कल 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी कि अम्मी ये तो लेस ठीक नहीं लग रही इसको, मैं तो लेसों के ऊपर भी बातचीत, मजा आता है ना, एक गपशप का मौजू हो जाता है। बिल्कुल। तो छोटी बहू बैठी हुई थी, कहनी हाँ ये ठीक है, हमें ये कर लें, मुझे मजा आ रहा है। ये रिश्तों की खूबसूरती होती है, और आप इस तरह किसी त्यौहार के लिए तैयारी करें, ये बड़ा स्पेशल एक इवेंट होता है, और ये आपके रिश्तों को ज्यादा मजबूत बना देता है। घर में कैसा लगता है बड़ों को इस तरह से, जैसे कि आप मुनीज़ा साहिबा बता रही हैं कि आपकी मिसेस जो है इनके लिए स्पेशल कपड़े लेके आती हैं, तैयार कराती हैं, आपको कैसा फील होता है? अरे यहाँ तो एक मैं इसको इंटरप्ट करने लगी, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पोतियाँ आके मेकअप करेंगी। अरे वाह, दादी व्हाट लिपस्टिक आर यू वेयरिंग, दादी बोला वो अभी तो वो भी याद होता है। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। असल में है ना, हम क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 15-16 साल अमेरिका में रहा था, तो मैं तो इस चीज़ का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ कि अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ, मेरे बच्चे उनके साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, क्योंकि जो लोग बाहर रहे हों, अपनी फैमिली से दूर रहे हों, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मेरा ख्याल अगर कभी आप पाकिस्तान से बाहर नहीं रहे, अपनी फैमिली से दूर, पाकिस्तान में भी अगर आप दूसरे शहर में भी रहे हों तो एक एहसास होता है, लेकिन अगर आप अकेले रहे हो तो फिर आपको वाकई एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। तो मैं तो बहुत इसका शुक्रगुजार रहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे मेरे टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ। बेटी मेरी खास तौर पे उनकी खास ट्रेनी है और बड़ा कुछ सीख रही है इनसे, तो बड़ी बहुत खुशी होती है और अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। जब वो आगे से जवाब देती तो हमेशा कहते दादी ने सिखाया होगा। अच्छा जी, तो ये रिश्तों की खूबसूरती, ये खुशियों के त्यौहार हम इसी तरह से स्पेशल बना रहे हैं, हम बनाते रहेंगे, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, गुफ्तगू करते भी रहेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशली ट्रांसमिशन जारी है, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनसे मजे मजे की बातें कर रहे हैं, उनकी आपकी ईद को तो स्पेशल बना रहे हैं, उनकी क्या मसरूफियात ईद के दिनों में रहती हैं, वैसे क्या मसरूफियात रहती हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मुनीज़ा हाशमी साहबा की तरफ मैं जाना चाहूँगी। फैज़ अहमद फैज़, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा बाप, हमेशा आपके साथ जुड़ा है, कैसा लगता है हमेशा जब लोग कहते हैं कि ये साहबजादी हैं फैज़ अहमद फैज़? ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे लोग आप कभी सोच भी नहीं सकते, बड़े भी छोटे भी, सड़क पे भी महलों में भी, तो बड़ी उस वक्त ये महसूस होता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अब्बा शायद कहीं देख रहे होंगे, कह रहे अच्छा ऐसा भी था। खैर ये ज़रूर है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में भी उनको बहुत बहुत इज्जत मिली और बहुत उनको बेशक, लेकिन जितना मैं देख रही हूँ कि साल ब साल, दिन ब दिन, महीने ब महीने, डेकेड बाय डेकेड ये बढ़ती चली जा रही है। कुछ ये भी हो सकता है कि शायद उनकी शायरी अब कुछ ज़्यादा ही हमें समझ भी आ रही है और हमें लग रहा है जैसे हमारे लिए लिखी गई है, और वो शायरी ज़ाहिर ज़िंदा रहती है जो लगता है आज ही लिखी गई है, बिल्कुल आज के लिए लिखी गई है, लिखी हालांकि 50, 60, 70 साल पहले, लेकिन आप पढ़ें तो वाकई आज के दौर के मुताबिक ऐसे लगता है जैसे आज के लिए लिखी गई है। और आज भी इतनी डिमांड, जितनी रिक्वेस्ट,
आ रही हैं कि जी हमें इजाज़त दे दें मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि कॉपीराइट मेरे पास और मेरी हमशीरा के पास है, तो हमसे इजाज़त लिए बगैर कोई फैज़ को ना गा सकता है ना कमर्शियली इस्तेमाल कर सकता है। तो उससे भी पता चलता है आपकी कितनी बात फैल रही है, दुनिया के हर कोने से रिक्वेस्ट आ रही है, कभी कनाडा व्हाटएवर। तो इसलिए मैं और रोज़ सुबह उठ के मेरे बिस्तर के सामने उनकी तस्वीर है, आंखें खुलते नज़र आते हैं, शुक्र करती हूँ, दुआ करती हूँ और फिर बिस्तर से उठती हूँ, दोनों माँ बाप मेरे। तो ये तो है, ये तो एक नाम है जो हमारे साथ, इनके साथ, इनकी और औलाद के साथ जुड़ा तो चलेगा। तो जो इनके जो छोटे हैं वो ज़रा से कहते, एक जो इसका बेटा है बीच वाला बड़ा तेज़ है माशाल्लाह, दादी was Nana very famous? My teacher told me about him. तो मैंने कहा yes he was, जब छोटा सा था, अब तो खैर माशाल्लाह बड़े। तो यू नो तो है एक लेकिन एक जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी भी है, और पल पल आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कैसे थे एज अ फादर? हम त्योहारों के मौक़ों पर बड़ा अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, सो आपको जब छोटे थे, जब अव्वल तो ये तो कई साल तो जेल में थे वो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं कुछ 10 साल की होंगी जब वो आए 1955 में, जब वो आए या जो भी उस साल, तो आई वॉज अबाउट 9। तो इस तरह से ईद, तो वो मुझे याद इतना नहीं है, लेकिन मुझे याद है हम जाया करते थे, कुछ बड़े तयशुदा दोस्त थे उनको मिलने, पता नहीं वो नमाज कहाँ पढ़ते थे, कुछ मुझे याद नहीं है मुझे, लेकिन हम कुछ याद रहते थे, उनसे इतनी ईदी मिलेगी, उनसे इतनी मिली, तो उनकी तरफ ज़रूर जाना है अब्बा, उनकी तरफ ज़रूर जाना है, क्योंकि वहाँ से 4 रुपये 5 रुपये, तो इस किस्म की मुझे याद हैं बातें, लेकिन ज़्यादा इस दिन ईद इट वाज जस्ट अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बिल्कुल, जब याद नहीं है इतना। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगता है, एक बड़ा नाम साथ जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा, मतलब आप किसी भी टाइम पे कहीं पे भी चले जाएं तो एक बहुत बड़ा नाम है, और मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बहुत बड़ी लेके आता है। जी बिल्कुल है ना, बड़ा अच्छा लगता है, जिम्मेदारी भी महसूस होती है, जैसे अम्मी ने बताया, उनका जो काम है उनको तो ये, और मेरे छोटे भाई अदील जो है वो लेके ज़्यादा, क्योंकि मीडिया के हैं और उस पर फेस्टिवल वगैरह, लेकिन अपने तौर से छोटा मोटा काम मैं भी जारी रखता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उनके बारे में, तो वो एक अलग तरह से जिम्मेदारी भी है, लेकिन एक क्या कहना चाहिए कि एक खुशी महसूस होती है कि लोग इतनी इज्जत देते हैं, और उनकी वजह से हमें भी फिर वो मोहब्बत और वो अकीदत और इज्जत वो फिर हमें भी मिलती है। अच्छा जी, एक भाई डॉक्टर, एक मीडिया की फील्ड में, आप खुद भी मीडिया में बड़ा काम कर चुकी हैं, सो कैसा आपको लगता है, घर में आपके माशाल्लाह हर टैलेंट मौजूद है? हर टैलेंट मौजूद है, और दोनों इतने मुख्तलिफ हैं, लेकिन इतनी इनमें एक कुछ कमराडरी जिसको कहते हैं, शेर और शायरी। इतवार वाले दिन हम लोग बैठते हैं, हमारा ब्रंच होता है, क्योंकि माशाल्लाह ये बिजी वो बिजी हो, तो इतवार वाले दिन नाश्ता इसके घर होता है, सब आते हैं। सही। इन दोनों भाइयों को देखा एक लगता बैतबाजी हो रही है। अच्छा। इधर से उठता है शेर, उधर से उठता है शेर, मुलायजा हो, और इनके वालिद साहब बीच में बैठ के हंस रहे होते हैं, क्योंकि मेरी तो ऊपर से गुजर रहा होता है वो। लेकिन तो वो दोनों में ये एक तरह से एक कमराडरी है अपनी जगह, लेकिन जाहिर है अपने अपने फील्ड्स हैं दोनों के, तो अपने फील्ड्स में माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब शायरी में कितना इंटरेस्ट है, शौक से पढ़ते हैं या नहीं? बहुत शौक है। शुरू में जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त इतना नहीं था, अमेरिका जाके बल्कि ज़्यादा हुआ, और फिर यहाँ आके अदील साहब जो हैं वो तो कुछ थोड़ी बहुत करते भी हैं, क्योंकि वो मानते नहीं, सुनाते नहीं। जब आप उनको बुलाएं नेक्स्ट टाइम उसे सुनिएगा, फैज़ के वो सुनाई देंगे आपको। तो पढ़ने का और उसको समझने का, उसके बारे में लिखने का बहुत शौक है। वो तो एक ख़ानदानी, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए गालिब, मीर, फैज़, इकबाल, फराज सबको पढ़ा भी है और इन्जॉय भी किया है, अब भी पढ़ते हैं। उसमें तरह तरह की उसमें बड़ा विजडम है, उसमें बड़ी हिकमत है शायरी में, तरह तरह की। आज सुबह भी कोई इकबाल की शायरी में बात हो रही थी, तो वो बहुत शौक है। और असल में हमारा ये तो खैर मेरा अपना, क्योंकि मेरा मेडिकल का शोबा है, लेकिन मेडिकल के शोबे में एक सब फील्ड होता है, उसको मेडिकल ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, कि जो आर्ट लिटरेचर वगैरह हैं, उससे आप डॉक्टरों को क्या सिखा सकते हैं, मरीजों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वो मेरा क्योंकि अपना शौक है, तो मैं उस पर भी क्लासें वगैरह भी लेता हूँ, उस पर लिखता भी हूँ, तो वो थोड़ा सा उसको कंबाइन करने की कोशिश की है। सही। हमें क्या सुना रहे हैं आज के स्पेशल दिन में? आप क्या सुनना पसंद करेंगी? जो आप आज के दिन के मुनासबत से, कुछ खुशियाँ बांटने के मुनासबत से। मैं सुबह गौर कर रहा था कि आपने बात की ना कि वो शायरी पढ़ी जाती है और समझी जाती है, तो एक गालिब का एक शेर है जो मैं कोट कभी कभी करता होता हूँ, कि बड़ी शायरी का मेयार क्या होता है,
वो ये होता है कि जब शायर दूसरे इंसान या हर इंसान के दिल की कैफियत को महसूस करके शेर कहे, तो वो शेर फैज़ साहब ने कहीं कोट किया था अपने एक इंटरव्यू में। मुकालिब का शेर है, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अरे वाह, तो ये एक शायरी, बड़ी शायरी का म्यार है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। मुनीज़ा हाशमी साहिबा, टीवी पे जो काम किया, आज जो टीवी पे काम चल रहा है, क्या डिफरेंस है, कैसे देखती हैं वो पीटीवी वाला जमाना? अब दौर इतना जदीद आ गया है, टीवी जिस तरह उस टाइम पे लोग देखते थे, आप क्यों नहीं देखती हैं? जो 8 बजे का इंतजार हो रहा होता था, वो हसीना मोइन के ड्रामे आते थे, शादियां रुक जाती थी, एग्जैक्टली सड़कें सुनाए खाली होती थी। हसीना ने मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे करवट करवट मुझसे कई दफा कहा कि अब ये ऐसा हुआ, बड़ी खुश होती थी उस बात से। वो जमाने और थे। देखो, एक तो लोग कम थे, डिमांड्स कम थी, नीड्स कम थी, सारा कुछ वो। अब पता नहीं 100 से ऊपर चैनल हैं, क्या देखो क्या ना देखो, हर चैनल पे वही शक्ल भी नजर आ रही है। आपको लोगों की जिंदगी भी मशीनी लगने लग गई है, दौड़ पड़ी हुई है। वो और आई एम सॉरी टू से कुछ टॉपिक्स भी और इश्यूज भी ऐसे आ रहे हैं, ड्रामों की बात हो रही है कि वो ऐसे नहीं हैं जो घर में। लेकिन जब पीटीवी का जमाना था तो इट वाज ऑलवेज कि जी दिस इज अ फैमिली चैनल। बिल्कुल, और वो बार हमें बताया जाता था फैमिली चैनल, क्योंकि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल थे। तो उस हवाले से भी हमें ख्याल रखना पड़ता था कि सारी फैमिली इकट्ठी देख, सारा गांव इकट्ठा बैठ कर देख रहे सारे। तो उसकी अब वो इतना लिहाज नहीं रहा, एक तो वो है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ज़रा इश्यूज और टॉपिक्स भी थोड़े से, आप बेशक उसको लिबरल कहें, आज़ादाना कहें, मैं उसे कहती हूँ कि थोड़े से प्रिंसिपल से और तरबियत से हट के निकल गए हैं। कि कोई चीज़ जिसको आप पकड़ लें, लोग यूँ करके देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। नहीं यार, इस तरह नहीं होता। उसके अंदर बात क्या हो रही है, उसके अंदर। तो मैं इस वक्त, जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, कश फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ और उनकी मीडिया कंसल्टेंट हूँ। तो हमारे जो ड्रामे वहाँ से आते हैं, और 5वां ड्रामा हम इस वक्त हमारा चल रहा है, कहीं अनकहीं, यानी उसमें एक लफ्ज़ के ऊपर मेरी नज़र भी होती है, उनकी भी नज़र होती है कि औरतों की एम्पावरमेंट पे चलो काम हो रहा है, तो गलत कोई बात नहीं करनी। और ऐसा कोई मैसेज नहीं देना जिससे सुनने वाला, देखने वाला, मैं तो लफ्ज़ बहक कह दूँगी, बहक जाए, कोई और सोच रहे। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा, और हमें पैसों का, कमर्शलिज्म का, आईबॉल्स का, इस रेस का, रैट रेस ही है ना, कि मेरा ड्रामा, ब्रेकिंग न्यूज़, मेरा ड्रामा, वो ना हो। तो इसकी वजह से ड्रामों में बहुत फर्क आ गया। बिल्कुल, आपने मैं तो ये समझती हूँ वो एक दौड़ लग गई ना आगे निकलने की। ऐसे ही हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमने अपने मेहमानों से फैज़ की शायरी तो लाजमी सुननी है, दोनों मेहमानों से। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। Once again, छोटी ईद बड़ी खुशियाँ सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। मुनीज़ा हाशमी साहिबा, कोई शेर सुना दे फैज़ साहब का। एक तो ये बड़ी मुश्किल है, औलाद ज़रूर हो उनकी लेकिन शायर नहीं हो। मेरी वालदा ने कहा था एक ख़ानदान में एक ही शायर काफ़ी होता है, तो बाहर। लेकिन और इस वक्त हाफसा भी, तो मुझे एक ही बेवकूफ़ाना सा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है। इन्होंने मेरी 8वीं सालगिरह पे एक मुझे नज़म भेजी थी, वही मुझे याद है, वो छपी नहीं आज तक, जब छपनी चाहिए। एक मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है, हम ही कब उससे प्यार करते हैं, सब के सब उससे प्यार करते हैं। उम्र देखो तो 8 साल की है, अकल देखो तो 60 साल की है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत लंबी नज़म है, लेकिन मैंने कहा यही सुना दो, कोई और ये नहीं सुनाएगा। जबरदस्त। आप क्या सुनाना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं कल अपने दोस्तों की एक महफिल में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक छोटा सा मैंने किताब उनका पढ़ा सुनाया था। हम अपने दौर में गुजरे जहान गुजरा से, नज़र में रात लिए दिल में आफताब लिए। हम अपने वक्त में गुजरे जहान गुजरा से, नज़र में रात लिए दिल में आफताब लिए। हम अपने वक्त पे पहुँचे हजूर यज़दा में, हम अपने वक्त पे पहुँचे हजूर यज़दा में, ज़बां पे हम लिए हाथ में शराब लिए। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आगे बच्चों में किसी में शौक है शायरी का? वो इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा अब हमने भी आगे कुछ लिखना है? मेरी बेटी को बहुत शौक है। बेटों ने उर्दू थोड़ा उनको मुश्किल लगती थी, जैसे मुझे लगती थी स्कूल में। मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैंने बाद में आके सीखी वो भी सीख लेंगे, लेकिन बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है उर्दू लिटरेचर का भी, उर्दू शायरी का भी।
और बल्कि वो तो अब कह रही है कि मैंने ए लेवल में उर्दू पढ़नी है, तो मैंने कहा जरूर पढ़ें। तो मैं इनकरेज कर रहा हूँ, अगर उसको इतना शौक है तो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन वो बड़े शौक से दाल देलवी गालिब शायरों को आगे फिर मेरे से डिस्कस भी करती है, शेर सुनाती भी है, मेरे पास अच्छा भी लगता आती है, मेरे पास भी आती है। दादी नाना लुक नाना बाबा सेड दिस, इज इट करेक्ट? हाँ, कोई अगर खवातीन के ऊपर कोई इस किस्म का है ना, तो भी मेरे पास आगे कहती है कि देखें ये है और ये वो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो शायरी हो रही है, कोई मानी खेज शायरी नहीं है, जिसने जो मुंह उठाया वो लिख दिया। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक सोसाइटी में मैसेज दे रहे होते हैं, जैसे आज हम फैज की शायरी की बात कर रहे हैं कि अगर आज आप पढ़ें तो आपको आज के दौर के मुताबिक ही लगेगी। आजकल क्यों ऐसी शायरी नहीं हो रही है? शायरी नहीं हो रही। हालांकि आजकल का दौर भी, अब वो देखे दौर की बात भी होती है। उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त देखे, अपने मुश्किल अदवार से गुजरे, मार्शल लॉ, जेल वगैरह, ये सबको पता है कि जो उन्होंने खूबसूरत शायरी की ज़्यादा से ज़्यादा वो जेल में थी। उसके बाद इतनी खूबसूरत शायरी की बेरूत में, जब वो मुल्क से बाहर थे, तो एक फीलिंग्स है जो भी थे, एक इमोशंस थे उनके जो भी थे। हालांकि आज भी वक्त मुश्किल हैं लोगों पे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती कि क्या वजह है कि इस किस्म के नए शायर उभर रहे होंगे ज़रूर, लेकिन मौक़े भी चाहिए, कुछ सुनने के लिए भी मुशायरे भी चाहिए, कुछ आर्ट एंड कल्चर की थोड़ी सी ऊपर से सरपरस्ती भी चाहिए, कुछ गेट टुगेदर्स मेरे ख्याल से ऐसे होने चाहिए जहाँ पर। तो वो पहले पाक टी हाउस और इस तरह हुआ करता था, और ये सारी महफिलें संगतें होती थी। अब उसमें भी कुछ कमी है, लोग अपने ही मसलों में मसाइल में तो कह नहीं सकते, लेकिन लोग लिख रहे हैं शायद, क्योंकि और यंगस्टर्स लिख रहे हैं। मेरे ख्याल में अली को ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, आप शायद एग्री करेंगे, आजकल हमारे नौजवानों में वो जुनून नहीं है पढ़ने का कि हम ज्यादा से ज्यादा से किताबें पढ़ें। किताब से रिश्ता जो है वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। ये ना, एक तो जहाँ तक मीडिया और सोशल मीडिया का ताल्लुक है ना, ये बात तो तयशुदा है कि मीडिया पे जो मज़ामीन जिन इश्यूज़ के बारे में बात होती है, मैं क्योंकि साइकाट्रिस्ट हूँ, उसका असर ज़हनी सेहत पे ज़रूर आता है, एक बात। दूसरी बात, मुतअद्दिद रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सारे जो हैं, उसके ज़हनी सेहत पे मनफी असरात होते हैं। एक तो ये बात हो गई, तो इसका ये बड़ा क्लियर कट आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए कि बच्चों में ख़ास तौर पे टीनेजर में सोशल मीडिया का यूज़ जिस तरह बढ़ता है, उसकी ज़हनी सेहत हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल। 2-3 साल के बच्चे। दूसरा बड़े मज़े की बात है, एक दफ़ा हमारे एक फैज़ फेस्टिवल में उस वक्त के जो गवर्नर पंजाब थे, वो तकरीर करने आए, तो उन्होंने फैज़ को एक दो अशार वो पढ़े जो फैज़ के नहीं हैं लेकिन बार बार सोशल मीडिया पे आते हैं, यानी वो एक है। अच्छा, मेरा इसमें नुक्ता नज़र थोड़ा सा फ़र्क इस तरह से है कि अगर किसी ने कोई अपनी शायरी फैज़ के नाम मंसूब करके उसको सोशल, या गालिब के नाम या इकबाल के नाम, सबके साथ होता है, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाल दिए, तो असल में उन्होंने अपनी अकीदत का इजहार किया उस शायर के साथ कि वो इतने पसंद करते हैं उस शायर को कि उन्होंने नई शायरी बना के शायर के नाम मंसूब कर दिए, तो वो नुक्ता नज़र है उसमें। बाकी जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, मेरा ख्याल जो अच्छे लिखने वाले हैं उनकी किताबें अभी पढ़ी जा रही हैं और बहुत पढ़ी जा रही हैं, शाया भी हो रही हैं, बुक फेयर्स लगते हैं, बुक फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें बहुत लोग ये नहीं करते हैं। अब किताबों की या प्रिंट, यानी जो लिटरेचर है या जो मटीरियल है, उसकी डिलीवरी के मोड्स बदल गए हैं। अब आपकी टैबलेट्स पे भी किताबें आ गई हैं, आपके फ़ोन पे भी आ गई हैं, आपके किंडल पे भी आ गई हैं, तो पढ़ने वाले अभी बहुत हैं, और अब ऑडियो बुक्स भी आ गए हैं जिनको आप सुन भी सकते हैं, गाड़ी में सुन सकते हैं, मोटरसाइकिल पे सुन सकते हैं। तो वो तरीक़ेकार बदल गए हैं, लेकिन लोगों का जो शौक़ है अदब से, शायरी से, वो दिलचस्पी जो है वो बरकरार है, और वो और बढ़ेगा अगर अच्छे लिखने वाले अच्छी बातें लिखेंगे जो माशरे के मुताबिक हैं, जो माशरे में जो मसाइल हैं उसके मुताबिक हैं। पढ़ने वाले मौजूद हैं, पढ़ने वाले मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि आप माहिर नफ्सियात भी हैं, आजकल बड़े लोग परेशान रहते हैं, तो हम खुशियों का त्यौहार है, खुशियों की बात करें, ये खुशी हम कैसे ले सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, कैसे दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक बता दें हमें। आजकल लोग गेट टुगेदर भी हो रहे हैं, ईद के दिनों में इकट्ठे बैठ रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल लोगों के एक जैसे नहीं है, साफ नहीं है, क्यों? ना, असल में मामला ये है कि जब मुआशी हालात इस तरह हुए हों, जिस तरह पूरी दुनिया में ही है, पाकिस्तान में भी है, बेरोज़गारी है और महंगाई है और वो एक अदम इस्तेहकाम है, लोगों को परेशानी उस मामले में, तो उसमें वो अपना ज़हनी तवाज़ुन या खुशी बरकरार रखना कदरे मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर इंसान मेहनत करे तो बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन उसमें जो फैज़ साहब का जो नुस्खा है, ये वो लोग जो कमिटेड लोग हैं जिन्होंने अपनी शायरी की है, वो सारा कुछ तो किया, लेकिन असल में फ़ैज़ का नाम इसलिए ज़िंदा है
कि वो उनकी सोशल स्ट्रगल मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, औरतों के लिए, इस चीज़ के लिए जिसके लिए उन्होंने जेल भी काटी थी, वो चीज़ उनको ज़्यादा बड़ा बनाती है, उनकी शायरी में एक एक्स्ट्रा ताकत वो डालती है। तो आपने बताया कि उसका नुस्खा क्या होना चाहिए? नुस्खा ये होना चाहिए कि अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखें दूसरों की खिदमत में, जो भी जिसके लिए भी आप करना चाहें, जिस तबके के लिए करना चाहें, जिस तरह से करना चाहें, जिस प्लेटफॉर्म से करना चाहें, जो आपकी, तो वो चीज़ मेरा ख्याल फिर आपको मायूसी से खुद ब खुद बचा लेती है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया अपने से बड़े किसी कॉज के लिए, किसी जज्बे के लिए। वो बहुत हद तक, और ये आपको सेटिस्फेक्शन भी बहुत देती है, और यकीन माने आपको जो वो खुशी महसूस होती है ना किसी के लिए कुछ करके, वो वाकई आपको वैसे खुशी नहीं मिल सकती। और रमजान का महीना तो है ही है, बिल्कुल ऐसे रमजान का महीना हमें यही लोगों के साथ जुड़ो, लोगों जो खास तौर पे जो आपसे बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ रमजान तक उस मैसेज को महदूद रखते हैं ना, हमने उसको आगे भी लेके चलना है, उसको भूल नहीं जाना कि रमजान में हमने ये सब कुछ कर लिया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। मुनीज़ा साहिबा, ईद के दिन के हवाले से क्या मैसेज होगा देखने वालों के लिए? दिन तो खुशी का है और रमजान भी खत्म हो गया है, रोजे रखने वालों को बहुत तरह थोड़ा सा सहारा भी है। तो यही है कि प्यार बांटिए, दोस्तियां बांटिए, आपस में इकट्ठे हों। और आपने जो भी बात की है, गम और उदासी तो रहती है साथ, खुशी को ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। तो खुशी अंदर से ढूंढिए और खुशी बांटिए, और ऐसे प्यारे लोगों के साथ वक्त गुजारिए जो आपको तसल्ली देते हैं, आपको अच्छा लगता है, उनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता है, उनसे बातें करके अच्छा लगता है। अपने बच्चों को अपने साथ रखें, प्यार करें और दिन अच्छा मनाएं, बस। बिल्कुल ऐसे ही। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? है ना, पहली बात हो गई, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए, सबकी दुआएं कबूल फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। लेकिन ये ना भूलें कि हमारे से कम खुशकिस्मत जो हमारे हम वतन हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। वो लोग जिनके पास इतना नहीं है जितना हमारे पास है, और जिस तरह से भी हो सके दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना, ताकि उसका सिला हमें भी मिल सके। इसलिए हम, और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, जैसा आपने कहा, ये पूरे साल हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, और इस मौके पे तो कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़। बिल्कुल। और ईद के दिन तो बहुत आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ हम खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ खुशियाँ बांटें भी, ताकि दूसरे लोगों की ईद भी स्पेशल हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है ब्रेक की तरफ, और हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, सिटी 42 के साथ ही रहिएगा।